मुश्ताक अहमद का वकील 60 साल की उम्र के लगभग था। इसके चेहरे पर हर वक्त गहरी सोच और मतानत आया रहती थी। वो किसी भी मामले को बड़ी गहरी निगाह से देखता था। इसके लातादाद मोक्कल थे जो इस वकील पर भरोसा करते थे। वो अपने हर मोक्कल के साथ बहुत पुरखलूस था। जिंदगी में ऐसे कई लोगों के साथ वास्ता पड़ने के बावजूद जैसा शख्स मुश्ताक अहमद की सूरत में इसे मिला था, ऐसा इंसान इसने कभी पहले नहीं देखा था। इस वकील का नाम नईम रजवी था। बाज़-औक़ात तो सोचता था कि मुश्ताक अहमद क्या कोई इंसान है, क्या कोई और ही मखलूक है जिसकी सोच अलग और काम करने का अंदाज अपना ही है। वो सांप को दूध पिलाने का कायल था और सांप को मारने के लिए वो महज लाठी का हाथ में होना जरूरी नहीं समझता था। सांप को मारने के लिए इसके पास इसके मारने की माकूल वजह का होना भी इसकी नज़र में बहुत ज़रूरी था। इस वक्त भी दोनों कमरे में आमने सामने बैठे हुए थे। रिजवी ने अपनी ऐनक की शीशे साफ करने के बाद इसको एक बार फिर अपनी आंखों पर जमाते हुए मुश्ताक अहमद की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम जैसा इंसान नहीं देखा। तुम अजीब सोचते हो, हर किसी पर एतबार कर लेते हो, और जब तुम्हें यह पता चलता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है तो तुम उस वक्त तक कोई कार्रवाई करने से गुरेज करते हो जब तक कोई ठोस सबूत तुम्हारे हाथ ना लग जाए। अजीब मंतक है। तुम जानते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं अजीब दिल का मालिक हूँ। बहरहाल मैं ये जानता हूँ कि एहतिशाम मुझे मारकर मेरे सारे कारोबार पर कब्जा जमाने की सोच रहा है। लेकिन रिजवी तुम मुझे बताओ, मैं अगर पुलिस को इत्तला करूँ तो किस बुनियाद पर यह कहूँ कि ये मुझे मारना चाहता है? क्योंकि एहतिशाम जो कुछ भी कर रहा है वो कछुए की चाल से और बहुत मुहतात होकर कर रहा है। मुझे भी उस वक्त पता चला जब मैंने एक दिन इसकी फ़ोन पर बातें सुन ली थी। अब वो बातें तो कोई सबूत नहीं है। तुम इसे अपनी कंपनी से फारिग कर दो। वो मेरे बच्चों का मामू है। मैं अगर ऐसा करूंगा तो सब मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे, इसलिए जो मैंने मंसूबा बनाया है वो ठीक है, और फिर यह कि सबूत के साथ वो पुलिस की तहवील में होगा। तुम अपना ये बंगला इस अजनबी सहरबानों के नाम करके एहतिशाम को सामने आने का मौका देना चाहते हो। ये बहुत बड़ा रिस्की नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये पागलपन है। रिजवी बोला, एहतिशाम जितना ठंडा खिलाड़ी है ये जानकर मैंने एक लड़की के नाम बंगला कर दिया है। एहतिशाम से ये बर्दाश्त नहीं होगा और वो जज्बाती होकर उसी वक्त कोई ना कोई कदम उठाएगा और बात सामने आ जाएगी। मुश्ताक अहमद सोच रहा था, ऐसा तुम सहरबानों के नाम कुछ ना करके भी कर सकते हो। जब तक दस्तावेज इसके सामने नहीं आएगी एहतिशाम भड़केगा नहीं। मैं इसे जानता हूँ, इसके साथ एक अरसे से हूँ, अपने साय को भी छुपा कर रखने का आदी है। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। तुम एक अजनबी जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो, इसके नाम अपना बंगला कर रहे हो। वो तुम्हें धोखा दे सकती है। वो मुझे धोखा नहीं देगी। मैं कई बार ऐसे रिस्क ले चुका हूँ, ये तुम जानते हो। मुश्ताक अहमद अपनी बात पर कायम रहा। वो मामला तो और थे। तुम ज़्यादा मत सोचो और कागजात मुकम्मल करो। झूठी दस्तावेज तैयार कर देता हूँ। एहतिशाम मेरे साथ प्रॉपर्टी का काम करता है। वो सब कुछ जानता है कि जाली और असली में क्या फ़र्क होता है, इसलिए तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मुश्ताक अहमद ने उठकर कोट पहना और बोला, मैंने एहतिशाम को नहीं बताया कि मैं सहरबानों के साथ गाँव जा रहा हूँ। दरअसल मैं थक गया हूँ। मौका मिला तो मैंने सोचा कि कुछ वक्त बाहर गुजारा हूँ। वहाँ मेरी एक ज़मीन भी है, इसकी भी डील हो जाएगी। तुम ये बंगला एहतिशाम की ज़ुबान खुलवाने के लिए इस लड़की के नाम कर रहे हो। ये काम हो जाता है, एहतिशाम खुलकर सामने आ जाता है और तुम इसको सबूत समेत पुलिस के हवाले कर देते हो। बाद में वो लड़की दोबारा ये बंगला आपके नाम करने की रजामंद नहीं होती तो। रिजवी का ज़हन अभी तक इस मामले में उलझा हुआ था। इसकी बात सुनकर मुश्ताक अहमद उदास हो गया और सोचते हुए बोला, माँ बाप औलाद की परवरिश करते हैं, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतें पसों पुश डाल देते हैं। जब औलाद जवान हो जाए, अपने अपने रोज़गार में कामयाब हो जाए, तो फिर वो ये क्यों याद रखते हैं कि उन्होंने ये कमाना है और अपनी औलादों को खुशहाल ज़िंदगी देनी है। वो अपने बूढ़े माँ बाप को याद क्यों नहीं रखते? क्या माँ बाप जिंदा रहकर भी औलाद की नज़र में मर जाते हैं? मेरी औलाद बाहर के मुल्कों में सेट है। मुझसे वो मिलने के लिए 1-2 साल बाद आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि मैं जिंदा हूँ। क्या मेरा दिल नहीं है कि मेरी औलाद मेरे पास रहे? मेरी औलाद की बेइतनाई ने मुझे मजबूर किया है कि मैं औलाद का प्यासा, बेसहारा और मजबूर बाप बच्चों को तलाश करूं। इसलिए मैं हर किसी पर एतबार कर लेता हूं। मुश्ताक अहमद की आंखें भीग गई थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद इसने कहा, वैसे भी मैं अपनी जायदाद किसी ट्रस्ट के नाम कर दूंगा। अगर ये लड़की मुझे मेरा बंगला वापस नहीं करेगी तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, कब तक वापसी है? रिजवी ने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा। शाम को वापस आ जाऊंगा। कागजात तैयार रखना, मैं दस्तखत कर दूंगा। मुश्ताक अहमद ने कहा, तुमने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा।
रिजवी ने तवील सांस खारिज की। सोचों का अजाब पालना मैंने छोड़ दिया है, जो करना होता है वो कर लेता हूँ। मुश्ताक अहमद मुस्कुराया। नईम रिजवी ने एक नज़र मुश्ताक अहमद की तरफ देखा जो एक मजलूम बाप की तस्वीर बना हुआ था। बिल्कुल इस इंसान की तरह लगता था जो समंदर के किनारे खड़े होने के बावजूद प्यासा रहे। इसे अपनी फाइल पकड़ी और इजाज़त लेकर चला गया। बाहर शहर बानो तैयार खड़ी थी। वो जाते हुए डर भी रही थी कि कहीं हाशिम जुबैरी का इसके साथ सामना ना हो जाए और इसकी बात खुल जाए। इसने हीरो और करण से अपने कमरे में एक महफूज जगह देखकर छुपा दी थी। दोनों कार में बैठे। मुश्ताक अहमद कार चलाने लगा। कार जब सड़क पर दौड़ने लगी तो मुश्ताक अहमद ने कहा, मैंने कभी दौलत को सब कुछ नहीं समझा, मैंने इंसानियत को अहमियत दी है। धोखा खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोगों पर एतबार करना नहीं छोड़ सकता। जाने कौन सा इंसान वाकई एतबार का हकदार हो और वो धोखा देकर जाने वालों की सफ में शामिल होकर अपने हक से महरूम रह जाए। अच्छी बात है, सहबानो बोली, मैंने तुम पर भी एतबार किया है, कुछ और भी एतबार कर रहा हूँ। मुझे धोखा तो नहीं दे जाओगी? आपने मुझ बेसहारा लड़की को रहने के लिए छत दी और मुझे बेटी कहा है, मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? सहबानो सोच रही थी मुश्ताक अहमद मजीद इसके साथ क्या करना चाहता है। मुश्ताक अहमद मुस्कुराकर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कार सड़क पर दौड़ती रही और दोनों के दरमियान खामोशी हाल रही। मुश्ताक अहमद सोच रहा था कि इसने जो फैसला किया है वो ठीक ही किया है। इससे एहतिशाम के अंदर का हैवान जाग जाएगा और इसे गिरफ्त में करना आसान हो जाएगा। जबकि सहबानो सोच रही थी कि जाने मुश्ताक अहमद के दिल में क्या है और वो इससे क्या काम लेना चाहता है। वो कुछ मुतफक्कर भी थी। शहर और गांव की मुसाफत महज पौन घंटे पर मुहित थी। जब कार मलिक सादिक की हवेली में पहुंची तो मलिक सादिक ने खुद मुश्ताक अहमद का इस्तकबाल किया। दोनों में पुरानी शनासाई थी। इस ताल्लुक की वजह खरीदो फरोख्त थी। जब भी मलिक सादिक को शहर में कोई ज़मीन खरीदना होती तो वो मुश्ताक अहमद के पास ही जाता था। इस तरह से दोनों के दरमियान एक अच्छा ताल्लुक बन गया था। साहबानों का तारुफ मुश्ताक अहमद ने अपनी बेटी की हैसियत से कराया था। साहबानों को मलिक सादिक ने गपशप के लिए सुंबल के पास भेज दिया और वो सब एक कमरे में बैठ गए। कुछ देर के बाद जुनेद को भी वहां बुला लिया। जुनेद का तारुफ कराने के बाद मलिक सादिक ने कहा, जुनेद की वजह से आप आज हमारे मेहमान बने हैं। इसी ने वो ज़मीन खरीदने की बात की और आप यहाँ आ गए। मलिक सादिक बोला, सच तो यह था कि मैं थक गया था और एक आध दिन के लिए कहीं बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैंने खुद यहाँ हाजिर होने की बात की थी, वरना आप लोगों को शहर में मेरे पास आना पड़ता। मुश्ताक अहमद ने कहा, बहुत खुशी हुई कि आप हमारे पास आए। हम आपकी वो ज़मीन खरीदना चाहते हैं। मलिक सादिक ने साथ ही ज़मीन की बात छेड़ दी। आप ना भी खरीदे तो वो ज़मीन आपकी ही है। मुश्ताक अहमद हंसा, ये तो आपकी मेहरबानी है। वैसे इस जगह आप क्या करना चाहते हैं? हम उस जगह साबुन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, मलिक सादिक ने बताया। ये तो अच्छी बात है। गांव में इंडस्ट्री लगने का मतलब है रोजगार के दरवाजे खुलना। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कई चूल्हे रोशन होंगे, आमदनी बढ़ेगी। मुश्ताक अहमद बोला, वैसे मलिक साहिब सारी जिंदगी तो आप लोगों ने खेती बाड़ी की है या फिर शहर में ज़मीन लेकर खरीदो फरोख्त की है? साबुन की फैक्ट्री चलाने का तजर्बा है आपको? मेरा मतलब है ये काम कर लेंगे आप? साबुन की फैक्ट्री चलाना जुनेद का काम है। शहर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करता था। मलिक सादिक बोला, किस फैक्ट्री में काम करते रहे आप? मुश्ताक अहमद ने घूमकर जुनेद की तरफ देखा। जुनेद सोचने लगा कि अगर इसने हाशिम ग्रुप का नाम ले दिया तो कहीं वहाँ भी मुश्ताक अहमद की वाकफियत न निकल आए, इसलिए इसने एक पुराना नाम लेते हुए बताया, आरके केमिकल इंडस्ट्री में मैंने एक अरसा काम किया है। इनकी साबुन की भी फैक्ट्री थी। आरके ग्रुप बड़ा नाम था, लेकिन वो तो 4 साल कबल ही बंद हो गया। मुश्ताक अहमद ने सुनते हुए कहा। जुनेद जल्दी से बोला, 1 साल बंद रही थी, 3 साल से अब इसको एक और ग्रुप चला रहा है। मेरा ताल्लुक पहले वाले लोगों से रहा है। मैं यही समझता रहा था कि वो इंडस्ट्री बंद हो गई है। मलिक सादिक ने एक बार फिर उस ज़मीन की तरफ बात का रुख फेरा। ये बताएं, अब आपने इस ज़मीन का लेना क्या है? जो भी देंगे मैं रख लूँगा। फिर भी अगर सौदेबाजी करनी है तो फिर आपको चलकर मेरे पास आना होगा। मुश्ताक अहमद हंसा। इसका सभी ने साथ दिया। कुछ बातों के बाद इस ज़मीन का सौदा तय हो गया। सबके मुंह से मुबारक हो की आवाज़ें निकलने लगी। मंजूर खाजा वाली नजरों से जुनेद को देख रहा था। जुनेद अपने असल काम के बजाय इनको दूसरी तरफ ले गया था, जबकि इनका ख्याल था कि जुनेद जाते ही 1-2 दिन में मलिक सादिक की बेटी को अपना असीर बनाकर इस हवेली से भाग जाएगा और मलिक खलील को मौका मिल जाएगा। मंजूर को वहां बैठे हुए गुस्सा आ रहा था। सहरबानो और सुंबल आधे घंटे से एक दूसरे के साथ थी। सुंबल के लिए सहरबानो का आना पुरमुसर्रत था। वो इससे कई बातें पूछ रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा किसी बड़े से सवालात कर रहा हो। सहरबानो के लिए इसके
सवालात हैरत का भी बाइस थे। ये सुंबल का शहर जाने का वो जुनून था जो इसके अंदर दफन था। अगर मैं शहर आना चाहूँ तो? एकदम सुंबल ने सवाल किया। अभी मेरे साथ चलो, सहबानो बोली। शहर कौन सा दूर है, मेरे साथ मेरे घर में रहना। सुंबल की आंखों की चमक बढ़ गई। अभी, लेकिन अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? सुंबल के ज़हन में जुनैद था। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी सही, लेकिन मैं शहर जरूर आऊंगी। फिर कब आओगी? सहबानो इसका जायजा लेने लगी। इसने महसूस किया था जैसे इसके दिल में कुछ है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सुंबल ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। सहबानो हैरान से अंदाज में बोली, मैंने तुमसे इसी वक्त दोस्ती कर ली थी जब मैं तुमसे मिली थी। तुम मुझे अच्छी लगी हो, हमारी दोस्ती पक्की है। मेरा हाथ पकड़कर पक्की दोस्ती करो। मैं शहर आऊंगी, तुम्हारे पास रहूंगी और चंद दिन गुजारूंगी। सहबानो ने इसका हाथ थाम लिया। लो, पक्की दोस्ती कर रही हूँ, अब तुमको मेरे पास आना होगा। मैं जरूर आऊंगी। अगर दिल का मामला ना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ती, सुंबल ने बताते हुए शर्माई। सहबानो मुस्कुराई। अब दोस्ती कर ही ली है तो ये भी बता दूं कि दिल का मामला क्या है, मैं भी तो जानूं। ये भी बता दूं कि जब वक्त आएगा। अभी वक्त नहीं है क्या? अभी तो दोस्ती हुई है, तो कितने साल के बाद दिल की बात कहोगी? सहबानो हंसी। दोस्ती में वक्त की तौले तो नहीं देखी जाती। बहुत जल्दी। सुंबल अपनी जगह से उठी, अलमारी खोलकर अंदर से एक शाल निकाली और सहबानो की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये शाल मुझे मेरी अम्मी ने दी थी, वो शहर से मेरे लिए लेकर आई थी। अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। अम्मी का तोहफा तो संभाल कर रखना चाहिए, और तुम उनका दिया हुआ तोहफा मुझे दे रही हो। सहबानो बोली, इसीलिए तो तुम्हें दे रही हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा संभाल कर रखोगी। सुंबल ने वो शाल सहबानो को दे दी। बहुत खूबसूरत शाल है, सहबानो ने तारीफ की। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। सुंबल ने वो शाल एक शॉपर बैग में डाल दी। कुछ देर के बाद परवीन आ गई और सहबानो से कहा कि इसका नीचे इंतजार हो रहा है। सहबानो ने सुंबल से इजाजत ली और परवीन के साथ नीचे चली गई। मुश्ताक अहमद वापस जाने के लिए तैयार खड़ा था। इसके बराबर में जुनैद खड़ा था। जो ही सहबानो कमरे में दाखिल हुई, जुनैद और सहबानो की आंखें चार हुई और दोनों एक दूसरे की जानिब देखकर चौंके। कुदरत ने दोनों को बड़े अजीब अंदाज में मिला दिया था। इस बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी इस तरह अचानक क्यों मिल जाएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपनी निगाहें दाएं बाएं कर ली। वो किसी को भी ये एहसास नहीं होने देना चाहते थे कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुश्ताक अहमद ने इजाजत ली और सहबानो के साथ वो बाहर की तरफ चल पड़ा। जाते हुए जुनैद और सहबानो ने कई बार चोर निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। इनकी कार हवेली से बाहर चली गई। जुनैद खड़ा सहबानो के बारे में सोचता रहा कि वो इस अमीर कबीर प्रॉपर्टी डीलर के पास कैसे पहुंच गई और इसने इसे अपनी बेटी क्यों बना लिया है। जबकि सहबानो जाते हुए सोच रही थी कि जुनैद का इन लोगों से क्या ताल्लुक है कि वो बड़ी ठाठ से इस हवेली में बैठा हुआ है। दोनों के ज़हन में एक दूसरे के लिए सवालात का अंबार था। रास्ते में ही नईम रज़वी का फोन आ गया। उसने बताया कि इसने कागजात तैयार कर लिए हैं और कल दिन 11 बजे दस्तखत होंगे। इससे कबल एहतशाम का भी मुश्ताक अहमद को फोन आ चुका था। मुश्ताक अहमद ने इसे ये नहीं बताया था कि वो कहाँ है, बस इतना ही कहा था कि वो एक पार्टी के साथ है और शाम तक इसके साथ मसरूफ रहेगा। दिन का सूरज ग्रूब हो रहा था। कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। सहबानो जुनैद के ख्यालों में खोई भी थी। वो इससे जल्दी मिलना चाहती थी। मलिक खलील की हवेली में शाम होते ही शेरू पहुंच गया। मुलाजिम ने शेरू को कमरे में बिठाकर इलियास को इत्तला कर दी। इलियास जब शेरू के पास पहुंचा तो शेरू मुस्कुराकर बोला, आपके लिए बड़ी गर्म खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर लेकर आए हो जो तुम इतनी गर्म है? मलिक साहिब, खबर ही ऐसी है कि आप खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम जरूर देंगे। शेरू मुस्कुरा भी रहा था। खबर बताओ क्या है, इनाम की ना सोचो, इलियास ने डांट कर कहा। शेरू एकदम सीधा हो गया। मुझे पता चला है कि जुनैद बाबू को वो इसलिए तलाश कर रहे हैं कि क्योंकि वो हाशिम साहिब के 10 करोड़ के हीरे लेकर फरार हो गया है। 10 करोड़ के हीरो के बारे में सुनते ही इलियास एकदम चौंका। इसने शेरू की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो? हाँ जी, हाशिम साहिब के बंगले में जुनैद बाबू की तलाश के लिए खलबली मची हुई है। शेरू बोला। 10 करोड़ के हीरे? इलियास ने दोहराया। तुम हीरो की बात कर रहे हो, लेकिन वो तो खाली हाथ था। इलियास हालांकि आहिस्ता से बोला था, लेकिन शेरू ने सुन लिया था। वो जल्दी से बोला, हीरे कौन से 2 किलो के होते हैं? 10 करोड़ के हीरो को जेब में रखना मुश्किल नहीं होता। इलियास ने सोचा शेरू ठीक कह रहा है। इसने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोटी छोटी भिजवाता हूँ। बहुत बेहतर जी। शेरू खुश हो गया। इलियास सीधा मलिक खलील के कमरे में चला गया और सारी बात बता दी। मलिक खलील भी सुनते ही चौंक गया था। ये बात सच्ची होगी। इसे ट्रेन से किसी ने धक्का नहीं दिया होगा, बल्कि वो ट्रेन से कूदा होगा। वह इसे मैं मिल गया। मेरे दिल में था कि हम इसे अपने मकसद के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ लेने के चक्कर में था। अब क्या करना है अब्बा जी? हीरो का सुनकर इलियास की आंखों में चमक आई हुई थी। बेटा जी, 10 करोड़ रुपए के हीरे बड़ी रकम के होते हैं। वो हीरे इसी के पास होंगे।
हमारी शक्ल में इसे महफूज ठिकाना मिल गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने वो हीरे कहीं छुपा दिए हों और इस इंतजार में हो कि कब मामला ठंडा हो और वो इन हीरो को निकाल कर फरोख्त करने के बारे में सोचे। बहुत तेज है वो। बात तुम्हारी भी ठीक हो सकती है। इतने कीमती हीरे वो लिए तो नहीं फिर रहा होगा। मलिक खलील ने इसकी बात से इत्तफाक करते हुए कहा, जुनैद को वापस बुला लें। फिर क्या करेंगे? इससे इन हीरो के बारे में पूछते हैं। इसने ना बताया तो जान से मार देंगे। फिर क्या हीरे मिल जाएंगे? इलियास लाजवाब होकर हाथ मलने लगा। इसी असना में मंजूर भी आ गया। वो आते बोला, मलिक सादिक का एक ज़रूरी काम करने के लिए साथ वाले गांव के लिए निकला था। वो काम करते सीधा आप लोगों के पास आ गया हूँ। क्या खबर है? मलिक खलील ने पूछा। खबर ठीक नहीं है। मंजूर ने बुरा सा मुंह बनाया। क्यों, क्या हुआ है? जुनैद अपनी पटड़ी से उतर गया है। जिस काम के लिए भेजा गया था, इसे करने के बजाय वो इनको ज़मीन खरीद कर दे रहा है। इनसे पैसे लेने के चक्कर में है। मंजूर को गुस्सा था। वो हमारी सोच से भी आगे की सोचता है। हमने सोचा था कि वो डर कर रहेगा और चुपचाप हमारा काम कर देगा, लेकिन वो तो निडर हो गया। वो ये बात जान चुका है कि अगर हम बोलेंगे तो हम सामने आ जाएंगे। मलिक खलील ने सोचते हुए कहा। इसका इलाज क्या करना है? मंजूर ने पूछा। बहुत तेज निकला है। दिल तो ये चाहता है कि इसे इनकी हवेली में मारकर इल्जाम बशारत के सर थोप दें। तुम्हारी गवाही बहुत होगी मंजूर, मलिक खलील ने कहा। तो ये काम कर दूं आज रात? मंजूर एकदम तैयार हो गया। नहीं अभी नहीं, इलियास ने जल्दी से कहा। इसे 10 करोड़ रुपए के हीरे दिखाई दे रहे थे। वो अपने ही चक्कर में है, हमारा काम नहीं करेगा। मंजूर फिर बोला, तुम 2-4 दिन देख लो। अगर इसे कुछ किया तो ठीक, वरना फिर मैं बताऊंगा इसका क्या इलाज है। मलिक खलील का लहजा दुरुस्त हो गया था। हीरे इसे भी दिखाई दे रहे थे। लगता था हीरे इंतकाम पर गालिब आ रहे थे। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मंजूर जाने के लिए उठा। हाँ तुम जाओ, मलिक खलील खोए हुए अंदाज में बोला। इसकी सोचों की कश्ती कहीं और चिकोले खा रही थी। जब मंजूर कमरे से चला गया तो मलिक खलील ने इलियास की तरफ देखते हुए कहा, शेरू इस बात का भेदी हो गया है। कौन सी बात का? इलियास ने पूछा। जुनैद के पास 10 करोड़ रुपए के हीरे हैं। ये छोटे लोग पेट के बड़े हल्के होते हैं, बात करने से रुक नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि हमें जुनैद को बहाने से बुला लेना चाहिए और शेरू की जुबान हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए। मलिक खलील ने पुकारती आवाज़ में कहा। यह भी तो हो सकता है कि शेरू झूठ बोल रहा हो। इलियास ने अपना ख्याल अया किया। ये बात झूठ नहीं हो सकती। एक काम हो सकता है। एकदम मलिक खलील के दिमाग में आने वाले ख्याल से चौंका। इलियास ने सवाली निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा। क्या काम हो सकता है? मलिक खलील की आंखों की चमक बढ़ गई थी। इसने अपनी निगाहें इलियास के चेहरे पर जमाते हुए कहा, हम इनको जुनैद बेच देते हैं, इनसे सौदा करते हैं, बड़ी से बड़ी बोली लगाते हैं, पैसा लेकर जुनैद को इनके हवाले कर देते हैं। इसके पास हीरे हैं कि नहीं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। जुनैद अगर इनकी ज़रूरत है तो वो इसे हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कीमत भी देने को तैयार हो जाएंगे। तुम अभी शेरू को अपने कब्जे में ही रखो। इलियास ने सोचा कि मलिक खलील का ख्याल ठीक है। इनको पैसे से ताल्लुक है। सच क्या है झूठ क्या है, वो इस चक्कर में पड़ने के बजाय जुनैद के एवज मुँह मांगा रुपया मांग लेते हैं। इलियास मुस्कुराया तो मलिक खलील की हंसी कहकों में बदल गई। तो फिर भेजे शेरू को उनकी तरफ ताकि वो हमारे साथ सौदेबाजी करें। इलियास की हंसी थमी तो इसने पूछा, अभी 1-2 दिन इंतजार करो, हो सकता है कि इस दौरान जुनैद हमारा काम कर दे। अगर इसने ऐसा ना किया और अपनी ही अफसरी में मसरूफ रहा तो हम इसे काबू कर लेंगे, फिर ही लोगों से राब्ता कायम करेंगे। मलिक खलील बोला, ये ठीक है। इलियास ने इस बात में सर हिलाया।